वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे लिक्विड स्टेट के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सरफेस टेंशन को और सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती है ये हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन कि किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन हम कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए हम एक ग्लास अपरेटस लेते हैं जिसका नाम है स्टेलेग्मोमीटर। स्टेलेग्मोमीटर क्या है? ग्लास अपरेटस होता है। अगर हम उसकी शेप देखें तो इस तरीके की शेप होती है, ऊपर वाइड कैपिलरी, फिर बल्ब और बल्ब के नीचे एक पतले से ओरिफिस वाली एक कैपिलरी होती है और कैपिलरी का जो लास्ट एंड है यहां पे होता है कि प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस है और बीच में थोड़ा सा ओरिफिस है जहां से लिक्विड नीचे आ सकता है। अब जो स्टेलेग्मोमीटर है ये काम कैसे करता है? स्टेलेग्मोमीटर में हम लिक्विड को फिल करते हैं, सक करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ लिक्विड में डुबो के, यहां पे पूरा लिक्विड फिल हो जाता है। एक पर्टिकुलर मार्किंग हम ले लें यहां पे, तो हमने यहां तक मान लिया लिक्विड फिल कर लिया। अब जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो बाई वेट ये जो लिक्विड है ये नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और अगर इसको हम बिल्कुल नैरो लेते हैं इस कैपिलरी को और ओरिफिस हमारा बहुत फाइन है तो उस केस में वो ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या करेगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। तो जैसे ही लिक्विड यहां पे नीचे आता है तो धीरे धीरे यहां पे ड्रॉप डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ड्रॉप डेवलप होनी स्टार्ट होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ड्रॉप बिल्कुल तैयार होके गिरने वाली होगी। अब जब ड्रॉप गिरेगी, गिरने से जस्ट पहले क्या होगा? जो ड्रॉप यहां डेवलप हुई है इस प्लेन सरफेस के साथ एक स्फेरिकल ड्रॉप क्या है? टच में है। एक प्लेन सरफेस के साथ जब स्फेरिकल कोई चीज टच में होगी तो वो स्फेरिकल चीज जहां पे इसके साथ अटैच होगी वहां पे एक खुद का प्लेन सरफेस लिए होगी। जो प्लेन सरफेस का बाहर की बाउंड्री होगी वह क्या होगी? सर्कुलर होगी। एक स्फीयर इसके साथ अटैच है प्लेन सरफेस के साथ, तो जो ये पोर्शन होगा यहां पे क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। जो ये सर्कल इस प्लेन सरफेस के ऊपर बनेगा वो सर्कल जो है उसकी रेडियस सपोज किया आर है। सपोज किया उसकी रेडियस क्या है? आर है। तो इस पूरे सर्कल का माप क्या होगा? यानी सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 2πr। 2πr क्या होगी? सर्कमफ्रेंस। अब जो लिक्विड है वो ग्रेविटी की वजह से तो नीचे की तरफ जाना चाहता है और जो सरफेस टेंशन लग रही है ग्लास और वाटर के सरफेस पे यहां पे सरफेस टेंशन लग रही है वो इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहती है, बल्क की तरफ। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है और जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इन दोनों को बैलेंस करेंगे। इन दोनों को अगर बैलेंस करते हैं तो क्या बनेगा? ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लगेगा नीचे? वेट जितना। वेट क्या है? W। और W किसके इक्वल होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दो तरीके हैं इस ऑपरेटर्स के थ्रू सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के। पहला तरीका है ड्रॉप वेट मेथड और दूसरा तरीका है ड्रॉप नंबर मेथड। जो ड्रॉप वेट मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम दो चीजें लेते हैं। एक होगा हमारा लिक्विड 1, एक होगा हमारा लिक्विड 2। जो लिक्विड 1 है वो मान लिया कि रेफरेंस है। ठीक है, आपने पहले लिक्विड 1 को इसके अंदर फिल किया। लिक्विड 1 फिल करने के बाद हमने इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरने के लिए अलाउ किया। जब हमने इसको अलाउ कर दिया और एक कंटेनर में जो वेइंग बोतल है, ग्रेविटी बोटल्स हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं? वेइंग बोतल के अंदर हम क्या करेंगे? इसको गिरने देंगे। हम काउंट करेंगे यहां तक भरने के बाद कि
अप्रोक्सीमेटली 20 ड्रॉप्स इसके अंदर गिर जाएं और कितना वेट आया 20 ड्रॉप्स का वो फाइंड आउट कर लेंगे। सिंगल ड्रॉप का वेट नेग्लिजिबल होगा, ऐसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम काफी सारी ड्रॉप्स जिनको हम काउंट कर रहे हैं, भाई 20 है तो मतलब 20 ही ड्रॉप है, तो 20 ड्रॉप का हमने क्या किया, वेट काउंट कर लिया। 20 ड्रॉप का जो वेट आया, मान लिया x ग्राम आया, उस x को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा वो किसका आएगा, 1 ड्रॉप का वेट आ जाएगा। 1 ड्रॉप का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब हमने लिक्विड 1 लिया है, उसकी एक ड्रॉप का वेट निकाला है। सपोज करो उसकी एक ड्रॉप का वेट है W1, एक ड्रॉप का वेट कितना है, W1 है, और जो यहां पे उसकी ड्रॉप बनी है, जो ड्रॉप यहां पे बनी है, यहां पे गैमा 1 सरफेस टेंशन इसकी लग रही है। गैमा 1 क्या है, सरफेस टेंशन है। लिक्विड 1 है, W1 तो एक ड्रॉप का वेट है, और यहां पे सरफेस टेंशन कितनी है इसकी, गैमा 1 है। गैमा 1 अगर सरफेस टेंशन है तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा यहां पे, सरफेस टेंशन क्या होती है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और टोटल सर्कम्फ्रेंस की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो कितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये तो कितना था, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, W तो है नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, और 2 पाई आर गैमा ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। इनको अगर हम बैलेंस करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं तो W1 किसके इक्वल आएगा, 2 पाई आर गैमा 1। ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरा लिक्विड लिया जिसका हमने ऐसे ही मेजर किया, तो एक ड्रॉप का वेट आया मान लिया W2, उसके लिए सरफेस टेंशन है गैमा 2, लिक्विड 1 के लिए सरफेस टेंशन थी गैमा 1, तो लिक्विड 2 के लिए क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू 2 पाई आर गैमा 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, W1 अपॉन W2 इक्वल टू गैमा 1 अपॉन गैमा 2। यहां पे W1 है लिक्विड 1 की एक ड्रॉप का वेट, W2 है लिक्विड 2 की एक ही ड्रॉप का वेट। गैमा 1 सरफेस टेंशन लिक्विड 1 वाली, गैमा 2 सरफेस टेंशन लिक्विड 2 वाली। अब आपको क्या क्या करना है, देखो आपने जो डिटरमाइन किया है, W1 डिटरमाइन किया है एक्सपेरिमेंटली, W2 डिटरमाइन किया है। अगर आपके पास इन दोनों में से गैमा 1 और गैमा 2 में से एक भी सरफेस टेंशन हो, एक भी सरफेस टेंशन हो, सपोज आपके पास लिटरेचर में गैमा 1 दे रखी है तो आप गैमा 2 को इजीली निकाल लोगे। अगर गैमा 2 दे रखी है तो गैमा 1 को इजीली निकाल लोगे, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। तो इसके अंदर आपको क्या मेजर करना है, ड्रॉप्स का वेट मेजर करना है कि एक ड्रॉप का कितना वेट आएगा। तो इस मेथड का नाम है ड्रॉप वेट मेथड। लेकिन अगर आप एक ड्रॉप का वेट नहीं निकालना चाहते, इसको थोड़ा और इजी करना चाहते हो, तो उसके लिए है ड्रॉप नंबर मेथड। अब ड्रॉप नंबर मेथड क्या कहता है, देखो अभी हमने क्या किया था, फिक्स ड्रॉप्स ले ली थी ताकि एक ड्रॉप का वेट निकाल लिया जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, लिक्विड को फिल करेंगे कहां तक, एक स्पेसिफिक लेवल तक। यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। सपोज करो इसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल वी है, इस पूरे यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी है। कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम है। आपके पास लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 है, इतना वॉल्यूम लेके उससे जो गिरने वाली ड्रॉप्स हैं उनका नंबर काउंट कर लो। मान लिया N1 ड्रॉप्स इससे नीचे गिरी पूरा लिक्विड खत्म होने में। ऐसे ही जो लिक्विड 2 था, जब आपने उसको फिल किया तो N2 नंबर ऑफ ड्रॉप्स नीचे गिरी। यानी अलग अलग सरफेस टेंशन वाले लिक्विड अलग अलग नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनाएंगे इक्वल वॉल्यूम से, इक्वल वॉल्यूम से। अब देखो टोटल वॉल्यूम है V, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। आपने काउंट किया भाई 5 ड्रॉप आई या 7 ड्रॉप आई या 55 ड्रॉप आई, कितनी ड्रॉप इतने वॉल्यूम से आ रही हैं वो आपको देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप किसके इक्वल होगा, टोटल जितना वॉल्यूम उस स्टेलेग्मोमीटर का है डिवाइड बाई कितना, N। N क्या है, नंबर ऑफ
ड्रॉप्स। अगर मैं लिक्विड 1 की बात करूं, लिक्विड 1 की बात करूं तो वॉल्यूम 1 किसके इक्वल होगा? टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई N1, ठीक है। और लिक्विड 2 के लिए एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालूं तो वो क्या होगा? V2 इक्वल टू कैपिटल V डिवाइड बाई N2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? एक एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया। ये आया है वॉल्यूम। अगर आपके पास इनकी डेंसिटी हो, इनकी डेंसिटी हो तो आप इनका मास निकाल सकते हो। m क्या होता है? मास क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। आपके पास अगर फर्स्ट लिक्विड के लिए मास निकालना है, एक ड्रॉप का मास निकालना है, यानी कि आपको m1 निकालना है, तो वो किसके इक्वल आएगा? v1 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी 1। v1 वॉल्यूम 1 कितना है? कैपिटल V डिवाइड बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई D1 हो गया। और इसके लिए एक ड्रॉप का मास अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा? m2 किसके इक्वल हो जाएगा? V2 बाई N2 मल्टीप्लाइड बाई D2। ये हमने क्या किया है? एक एक ड्रॉप का मास निकाला है। और आपको पता है वेट किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से क्या आ जाएगा? जो वेट ऑफ फर्स्ट लिक्विड के एक ड्रॉप के लिए वेट है वो आ जाएगा m1g। m1 मल्टीप्लाइड बाई g किसके इक्वल होगा? v बाई n1 d1 g। और वेट किसके लिए? एक ड्रॉप सेकंड लिक्विड की, उसके लिए क्या आ जाएगा? W2 किसके इक्वल आएगा? M2 मल्टीप्लाइड बाई जी। और वो किसके बराबर हो जाएगा? V2 बाई N2 मल्टीप्लाइड बाई D2 मल्टीप्लाइड बाई G। हमारे पास एक ड्रॉप का वेट कहां से निकला है? अभी हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने क्या किया है? डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं, वेट किसके बराबर था? हमने पहले भी देखा था, वेट था जितना वेट नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से जो वेट है उसके अपोजिट में क्या लग रही है? सरफेस टेंशन लग रही है। सरफेस टेंशन वाला फोर्स कितनी है? 2 पाई आर गैमा 1 या फिर 2 पाई आर गैमा 2। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से हमारी इक्वेशन बनती है, वेट क्या है इसका? V बाई N1 D1 G। ये क्या है? वेट पहले का। ये किसके बराबर आएगा? 2 पाई आर गैमा 1 डिवाइड में, मतलब इसके डिवाइड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? V बाई N2 D2 G। ये किसके बराबर होगा? 2 पाई आर गैमा 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? V से V कैंसल, G से G कैंसल, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल। क्या आ जाएगा? गैमा 1 अपॉन गैमा 2, गैमा 1 अपॉन गैमा 2। यहां लिखते हैं गैमा 1 अपॉन गैमा 2 किसके इक्वल आएगा? यहां से V से V तो गया, ऊपर क्या आ गया? D1 बाई N1, D1 बाई N1। और यहां पे N2 बाई D2। ये हमारा फॉर्मूला आया किसके लिए? सरफेस टेंशन के लिए। अब आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंटली क्या क्या फाइंड आउट करना है? आप ड्रॉप नंबर मेथड के अंदर सिर्फ इतना गिनोगे कि इतने वॉल्यूम से ड्रॉप कितनी आई, N1 ड्रॉप आई, N2 ड्रॉप आई। यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे। डेंसिटी दोनों लिक्विड की उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लिटरेचर में दी हुई होंगी। दोनों में से कोई एक सरफेस टेंशन अगर आपको पता है तो दूसरी सरफेस टेंशन निकाल सकते हो। सपोज करो आपको वाटर की सरफेस टेंशन दे रखी है और आपको किसी दूसरे लिक्विड की सरफेस टेंशन निकालनी है। वो वाटर वाली मान लिया गैमा 1 है, दूसरे लिक्विड के लिए गैमा 2 है। गैमा 1 आपको दे रखी है, गैमा 2 निकल जाएगी, बस आपको ड्रॉप्स काउंट करनी है, दोनों की डेंसिटी की वैल्यू रखनी है।
तो इस तरीके से ड्रॉप वेट मेथड में आप क्या करोगे, ड्रॉप्स का वेट जो है वो निकालोगे। 20 ड्रॉप्स है तो 20 का वेट डिवाइड करके एक ड्रॉप का जो वेट है उसको यहां इक्वेट करोगे। और ड्रॉप नंबर मेथड में जस्ट आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करोगे इक्वल वॉल्यूम में से, आपको उनका वेट नहीं निकालना है, वो तो फॉर्मूला से हमने निकाला है डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाई स्टाइलोग्रामोमीटर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो। एक्चुअल में जब भी कोई फ्लूइड कोई लिक्विड फ्लो करता है, जब वो फ्लो करता है तो उसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे कांटेक्ट में होती हैं। लिक्विड की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से। तो जब वो मूव कर रही होती है तो हर एक लेयर की स्पीड में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। तो एक लेयर स्पीड से चल रही है, थोड़ी स्लो, दूसरी स्लो चल रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक दूसरे के ऊपर वो ड्रैगिंग फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड उसकी कम हो जाए। कम होने का मतलब रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस टू द फ्लो है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपका फ्रेंड पूरी ज्यादा स्पीड से भागता है और आप स्लो स्पीड से चलते हो। तो जब वो आपका हाथ पकड़ लेगा, आप दोनों साथ साथ चल रहे हो, जैसे लिक्विड में भी क्या है, एक लेयर जा रही है, दूसरी लेयर भी जा रही है। अगर एक लेयर की स्पीड v1 ज्यादा है, दूसरी लेयर की जो स्पीड v2 कम है, ये जब कांटेक्ट में होंगी, जब ये कांटेक्ट में होंगी, यानी कि जैसे आपने आपके दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, आपका दोस्त हाई स्पीड से चल रहा है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है और आप v2 वेलोसिटी से चल रहे हो, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, एक ड्रैगिंग फोर्स लगाओगे। वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि आप स्लो स्पीड से चल रहे हो तो आपकी वजह से क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसको इतनी स्पीड से नहीं जाने देगा। तो जैसे वो ड्रैगिंग फोर्स है, वैसा ही ड्रैगिंग फोर्स लिक्विड की या फ्लूइड की लेयर्स के बीच में भी होता है। इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। सपोज करो आपके पास एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, और उसके अंदर से कोई भी फ्लूइड या लिक्विड फ्लो कर रहा है। जो वॉल्स हैं, इस पाइप की जो वॉल हैं, दीवारें हैं, वो क्या हैं, स्टेशनरी हैं, वो मूव नहीं कर रही। जब कोई लिक्विड इसके अंदर से फ्लो करेगा, इसके अंदर से फ्लो करेगा, तो बिल्कुल दीवार के पास वाली जो लेयर होगी वो इसके कांटेक्ट में ज्यादा होगी, किसके, वॉल के कंटेंट कांटेक्ट में ज्यादा होगी। तो वॉल स्टेशनरी है, तो उसके ऊपर एक साइड से तो लगेगा फोर्स, कौन सा, कि मूव कर, और दूसरी साइड से फोर्स लगेगा कि मूव ना कर। तो ऑन द होल क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो ये स्लोली मूव करेगी। इससे ऊपर वाली लेयर के ऊपर दीवार तो नहीं है बिल्कुल रुकी हुई, हल्का हल्का चलने वाली ये लेयर है, तो दूसरी लेयर और इस लेयर के बीच में भी वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो लेयर है ये चले तोगी, और इससे तेज भी चलेगी जो लेयर, पहली लेयर की हमने बात की, लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ये भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, फोर्स लग रहा है, किसका, जो लेयर स्लो चल रही है उसका। इस तरीके से जैसे जैसे आप इस पाइप के सेंटर तक जाओगे, जो सेंट्रल एक्सिस है, इसके लॉन्ग जो लेयर होगी ये सबसे फास्ट चल रही होगी। इन सारी लेयर्स के अंदर से ये सबसे फास्ट चल रही होगी। जैसे जैसे वापस आप दीवार की तरफ जाओगे, वॉल्स की तरफ जाओगे, तो जो स्पीड है वो स्लो होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होगी, जो सेंट्रल एक्सिस पे है, और उसके बाद वॉल्स तक आते आते क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी लेयर्स की। अब ये जो विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। जो विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स है, एक्चुअल में तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। देखो, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन अच्छी है तो वो एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आपके और आपके दोस्त की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी होगी, तो आप कहोगे रुक जा, तो वो रुक जाएगा, ठीक है ना। तो वही केस किस में है, विस्कोसिटी के केस में है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई और विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। लाइक एग्जाम का टाइम आता है तो आप बेशक अपने दोस्त को बाहर बुला लो क्लास से, वो क्लास मिस नहीं करेगा, वो पढ़ेगा, वो
बढ़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो जो विस्कोसिटी वाली फोर्सेस या में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगी। अब वो फॉलो करने की कोशिश करेगा। यहां जो ड्रैगिंग है वो कम से कम होगी। जब ड्रैग कम से कम होगा तो सबकी स्पीड वो अच्छी ही होती जाएगी, अच्छी ही होती जाएगी। तो ये है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रही है। अब हम मेजर कैसे करें विस्कोसिटी को? तो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते हैं। एक्चुअल में जब भी कोई लेयर मूव कर रही है, एक फ्लूइड की या लिक्विड की लेयर मूव कर रही है और उसके साथ में दूसरी लेयर मूव कर रही है, उन दोनों की स्पीड में अगर डिफरेंस है तो वो ड्रैगिंग फोर्स लगाएंगे, वो ड्रैगिंग फोर्स लगाएंगे, पीछे रोकेंगे, उसको जाने से रोकेंगे उसे। तो जो फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स जो रोक रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितना एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में कांटेक्ट का एरिया होगा, जितना ये कांटेक्ट का एरिया होगा, उस एरिया पे ये ड्रैगिंग फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यानी जितना एरिया ज्यादा होगा कांटेक्ट में दो लेयर के बीच में, उतना ही ड्रैग लगा सकती है, एक लेयर दूसरी लेयर को चलने से रोकने की कोशिश कर सकती है। सेकेंडली, जो ये फोर्स है ये किस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा? देखो, एक लेयर जा रही है v1 स्पीड से, मान लिया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरी लेयर जा रही है 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इन दोनों के बीच में जो ड्रैग होगा किसकी वजह से होगा? 20 मीटर पर सेकंड का जो डिफरेंस है वेलोसिटी का, उसकी वजह से। मान लिया पहली लेयर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और जो दूसरी लेयर है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, यानी इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो ड्रैग भी इसके ऊपर ज्यादा लगेगा। ड्रैग भी ज्यादा लगेगा, ये रोकने की कोशिश भी ज्यादा करेगा। तो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रैगिंग फोर्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, डिफरेंस इन द वेलोसिटीज। तीसरी चीज, एक लेयर दूसरी लेयर के कांटेक्ट में है, लेकिन कितना क्लोज है? इतनी दूर से कांटेक्ट में है या बिल्कुल नजदीक आके या और नजदीक आके? कितना कांटेक्ट में है, कितना गैप है दो लेयर के बीच में? द गैप बिटवीन द टू लेयर्स, जितना ज्यादा गैप होगा एक दूसरे के ऊपर ड्रैग कम लगेगा। अगर गैप कम होता जाएगा तो एक दूसरे का ड्रैग भी ज्यादा लगने लग जाएगा। यानी जितना गैप ज्यादा उतना जितना गैप ज्यादा उतना फोर्स कम लगेगा रिटार्डेशन वाला, जितना गैप कम होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा रोकेगा। तो ये इनवर्सली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? dx के ऊपर। यहां पे dx क्या है? पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच की डिस्टेंस है ये dx। पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा फोर्स कम होगा, गैप कम होगा फोर्स ज्यादा होगा। इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो F किसके इक्वल, F किसके डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? A dV बाई dx के। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं हम, इक्वल का सिंबल लगाते हैं और एक कोफिशिएंट लिख देते हैं ईटा, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हेयर। ठीक है, अब जो ये ईटा है, अगर मैं इस कोफिशिएंट की बात करूं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इसकी नेचर पे, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन ऑफ द लेयर्स, वेलोसिटी डिफरेंस, वो सब चीजें जो फिजिकली हम वेरी कर सकते थे वो तो हमने काउंट कर दी। अब ये ईटा किसकी बात कर रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, जो आपस में वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। तो ईटा किसके इक्वल आ जाएगा? ईटा विल बी इक्वल टू, मैं ए डीवी बाई डीजीएक्स उसको इस साइड लेके आऊं तो एफ dx डिवाइड बाई ए डीवी, जहां पे F वो ड्रैगिंग फोर्स है, A एरिया है किसका? दोनों लेयर्स का जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो, और dx क्या है? डिस्टेंस है या सेपरेशन है दो लेयर्स के बीच की, और dv क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस है दो लेयर्स की जिनके बीच में हम ये विस्कोसिटी का फोर्स देख रहे हैं। अब जो फोर्स की यूनिट होती है एसआई में देखें तो न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती हैं मीटर, एरिया की यूनिट होती हैं
मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट होती हैं मीटर पर सेकंड। पर सेकंड है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो यहां पे क्या आएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम के अंदर जो फोर्स है वो किस में आता है, डाइन में। फोर्स क्या होता है, डाइन में होता है। डिस्टेंस हम डीएक्स किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो यहां पे क्या आ गया, डाइन सेकंड, सेकंड का आ गया ऊपर आ गया, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एक और नाम है, वो है पोइज। क्योंकि ये किसके नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे, पोइजली के नाम पे है, तो इसका नाम क्या है, पोइज है, POISE। और जो ये SI यूनिट है ये 10 पोइज के बराबर होती है, किसके, 10 पोइज के बराबर होती है। तो यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है कि वो फोर्स जो दो लेयर के बीच में लग रहा है, वो ड्रैगिंग फोर्स जो दो लेयर के बीच में लग रहा है, जिन दोनों का एरिया जो कॉन्टेक्ट वाला है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, बीच का गैप 1 सेंटीमीटर लग रहा है, बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, और जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी डिफरेंस है। उस केस में ड्रैगिंग फोर्स कितना लगेगा, वो क्या होगा, विस्कोसिटी होगी, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। अब विस्कोसिटी तो क्या है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो। हम इससे ये देखते हैं कि कोई लिक्विड कितना कम मूव करेगा। इसका एक रेसिप्रोकल टर्म भी हम यूज करते हैं। हमने लिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं 1/ईटा तो ये बराबर होगा किसके, फाई के। फाई क्या है, फ्लूइडिटी। अगर ईटा विस्कोसिटी है, अगर ईटा बता रहा है कितना रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या है कि कितना फ्लो करेगा, तो फाई क्या है, फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड, कि कितना लिक्विड फ्लो करेगा। तो आज के लिए इतना ही।